Top 3 tips to keep your sexual health in check. Number 1, use condoms. Multiple partners doesn't mean more STIs. एक पार्टनर भी आपको STI दे सकता है. कितना सेफ है IPL को रेगुलर यूज करना? IPL कॉन्ट्रासेप्शन का आंसर नहीं है. स्पर्म बनेगा जरूर, पर वो पीनस से बाहर नहीं आ पाएगा. औरतों की फर्टिलिटी कंट्रोल करना इज मच इजियर, क्योंकि महीने में एक बार अंडा निकलता है. कि 1 सेकंड में आदमी 1500 स्पर्म बनाता है. आप कितने रोक लेंगे? अगर आप किसी की 90% भी फर्टिलिटी कम कर दें आदमी की, वो फिर भी फर्टाइल है, वो फिर भी इम्प्रेग्नेट कर सकता है. वैजिनिस्मस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वजाइना ओपन ही नहीं करता है. वजाइना एकदम बंद रहता है, वहाँ ऐसे मतलब दरवाजा सा लग गया हो. पार्टनर्स आके बोलते हैं इट फील्स लाइक हिटिंग अ वॉल, और मैं पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ. हम हमेशा वजाइना की जब बात करते हैं तो हम इस एरिया की बात करते हैं, जबकि ये वजाइना होता ही नहीं है. कि लोगों को पता नहीं होता कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो उनको पता नहीं है सेक्स के लिए टाइमिंग क्या रखनी है. सिजेरियन को वो इज्जत नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए. मैं अगर बच्चा करूंगी तो मैं तो सिजेरियन ही कराऊंगी, बिकॉज मुझे पता है कि only 40% of fertility is woman, 40% is man, and बचा हुआ 20% unexplained infertility होती है. हमें पता ही नहीं क्यों हो रहा है ये. Almost 30% of all pregnancies end up in miscarriages. तो कितना मॉनिटर ही नहीं करते हैं. आजकल स्पर्म्स हेल्दी क्यों नहीं है? Why men are also becoming infertile? एक पहली फॉल आती है अराउंड 32 years of age. ऑन एवरेज 32 के करीब थोड़ा सा डिक्लाइन आता है फर्टिलिटी में औरतों की. एंड दूसरा 37 के अराउंड एक और डिक्लाइन आता है. अगर जिंदगी में एक डिसीजन लेना है अपनी हेल्थ के लिए और कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते तो नमस्ते, वेलकम टू द जर्नी विद इन पॉडकास्ट विद मी शोभा राणा. मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ. द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ को डिज़ाइन करने में, उसको क्रिएट करने में मदद करें. आज इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं, खुद को बेहतर जानने समझने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन. सेक्स एजुकेशन एक अभी तक भी टबू टॉपिक है. कई सारे घरों में इस बारे में ओपनली बात नहीं होती है. तो आज इस एपिसोड में हमने जो स्कूल, कॉलेजेस और आपकी फैमिलीज़ आपको सेक्स एजुकेशन देने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाई हैं, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश की है. आज हमने सेक्स एजुकेशन से लेकर फर्टिलिटी, रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल सेक्शुअल इश्यूज़, स्पर्म क्वालिटी, एग क्वालिटी, इनफर्टिलिटी, बहुत सारी इन कॉन्वर्जेशंस, इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात की है. आजकल जो डेटिंग ऐप्स का कल्चर है, मल्टीपल पार्टनर्स होने का कल्चर है, उसका आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे आप अपने आप को वहाँ पर सेव कर सकते हो. बहुत ही ओपन कॉन्वर्जेशन है. इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा. एंड ये मेन एंड वुमेन दोनों को देखनी ही चाहिए. बल्कि मैं कहूँगी जो कपल्स हैं वो साथ में बैठकर इस कॉन्वर्जेशन को देखें, ताकि आपके बीच में जो एक बहुत माइनर सा डिस्कम्फर्ट या एक मैं क्या कहूँ उसे, एक जो हेसिटेशन होती है कुछ टॉपिक्स को लेकर, वो ओपन अप होगी इस कॉन्वर्जेशन को सुनने के बाद. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हमारी इस कोशिश को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि ये मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस और भी लोगों तक पहुंच पाएँ और उनकी ज़िंदगियां बेहतर हो पाएँ. आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के लिए जो गेस्ट हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डॉक्टर क्यूट्रस के नाम से बहुत फेमस हैं. इनका नाम है डॉक्टर तन्या नरेंद्र, और ये अपने कंटेंट के थ्रू सेक्सुअलिटी, वुमेन सेक्सुअल हेल्थ, इवन मेन सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमारे जेनिटल्स, इन सब के बारे में ओपन कॉन्वर्जेशंस करती हैं और लोगों को एजुकेट करने का काम कर रही हैं. करंटली ये मास्टर्स कर रही हैं गायनेकोलॉजी में, और मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगती है कि इनके कंटेंट में एक शेयर क्लैरिटी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी काइंडनेस है. एंड दैट काइंडनेस एंड क्लैरिटी आई वांट टू ब्रिंग टू ऑल ऑफ यू थ्रू दिस कॉन्वर्जेशन. सो डू वॉच इट टिल द एंड. And now, let's welcome Dr. Tanya Narendra, aka Dr. Cutrus, on the Journey Within podcast. So welcome Dr. Tanya, urf Dr. Cutrus, on the Journey Within podcast. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आज यहाँ पहुँच पाई फाइनली. मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्जेशन के लिए, क्योंकि हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन, जस्ट टू सिट अक्रॉस अ टेबल एंड हेल्प इंडिया लर्न हाउ टू हैव सेफ सेक्स, टू लर्न मोर अबाउट देयर सेक्सुअलिटी,
जो टॉपिक सेक्सुअल एजुकेशन का हमारे स्कूल कॉलेजेस हमें नहीं दे पाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे चल के होते हैं, समथिंग दैट यू स्टैंड फॉर, आपको सबको एजुकेट करना है अपने प्रॉप्स को लेकर, अपने एनालॉजीज एग्जाम्पल्स को लेकर. दैट्स व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड यू आर डूइंग इट फिनोमिनली वेल. सो आई वांटेड टू हैव यू हियर ऑन दिस पॉडकास्ट. सो टेल मी फर्स्ट अप कि इस कॉन्वर्जेशन को सुनने के बाद आज लोगों को क्या मिलने वाला है? व्हाई शुड दे लिसन टू यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी. पहली चीज़, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम इस बारे में इतना बात कर पा रहे हैं, इस बारे में इतना कॉन्वर्सेशन, नॉट ओनली लोग इंटरेस्टेड हैं बट ऑल्सो रिस्पेक्टफुली ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है जो होना चाहिए. एंड दैट इज़ द मेन थिंग जो मैं चाहती हूँ लोग लेके जाएं, कि सेक्स के बारे में बात करना कोई डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं है. ये हर कोई करता है दुनिया में. हर कोई जो आया है सेक्स के थ्रू ही आया है, चाहे आप IVF से भी क्यों ना आए हों, कुछ ना कुछ सेक्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही है. एंड ये एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस है जिसको हमने बिना बात पे उस पर ऐसे शर्म का टोकरा रख दिया है, जबकि इसमें इतने हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. मैं तो बहुत ही मरीज देखती हूँ, सारे इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो बिना बात को लोग मरीज बन जाते हैं उसको मैं देखती हूँ. तो मैं चाहती हूँ लोग इस चीज़ को ज़रूर समझें कि सेक्सुअल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, आपकी हेल्थ का एक पार्ट होती है, और अपने शरीर को जानना बिल्कुल गलत बात नहीं है. एंड मैं कोशिश करती हूँ सेक्स एजुकेशन की जगह मैं वर्ड यूज़ करती हूँ बॉडी लिटरेसी, कि आप लिटरेट हो जाएं, आप समझ सकें अपनी बॉडी को विदाउट जजमेंट, विदाउट शर्म. मतलब कितने ताज्जुब की बात है, जिस बॉडी में हम रहते हैं, जिस बॉडी के थ्रू हम ये पूरी दुनिया में सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो खाना पीना है, कपड़े पहनना है, कैसा दिखना है, कहीं पे जाना है, किसी से मिलना है, पर्सनालिटी है, वो सब कुछ इस बॉडी ने कंटेन किया हुआ है. और हम अपनी ही बॉडी के को कितना कम जानते हैं, स्पेशली जब हम इंटीमेट पार्ट्स की बात करते हैं, जब हम प्राइवेट पार्ट्स की बात करते हैं, तो बहुत ही कम जानते हैं. और आज के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर तन्या, जब एप्स का कल्चर है, डेटिंग कल्चर है, हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड्स हो रहे हैं, आई फील ये कॉन्वर्जेशन और ज़्यादा रेलिवेंट हो जाती है. क्योंकि रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड ही कॉन्ट्रैक्टेड एड्स from the encounters that he had on one app, and that just opened my eyes like nothing. Like of course हमें पता है ये on and off conversation होती है कि जब लोग multiple partners के साथ engage करते हैं तो इस तरह के खतरे होते हैं, लेकिन जब आपका कोई अपना जिसे आप जानते हो वहाँ पे जब इस तरह की चीज़ हो जाती है, तब आपको एक ग्लेयरिंग रियलिटी चेक मिलता है कि क्या चल रहा है और लोगों को कितना कम अवेयरनेस है. और जिनको अवेयरनेस है, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ, दिल्ली गुड़गांव में रहने वाले लोगों की बात कर रही हूँ, राइट, जो यहाँ पे रहते, वो लोग भी ऐसी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं, ऐसी बीमारियों में पड़ रहे हैं. सो प्लीज हेल्प अस डिकोड दिस, डीमिस्टिफाई. लेट्स स्टार्ट विद अ मिथ, द मोस्ट कॉमन मिथ दैट यू हैव हर्ड इन दिस स्पेस. इन दिस स्पेस तो जो सबसे कॉमन मिथ है वो ये है कि आपके जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतना आपका इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ेगा. आई थिंक ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि मैं इलाहाबाद से आती हूँ. मेरा शहर इतना इन एस्पेक्ट्स में उतना शायद मॉडर्न ना हो जितना दिल्ली गुड़गांव है, और इलाहाबाद में भी यही सब कंप्लेंट्स हैं. मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ वहाँ पे भी यही सब कंप्लेंट्स हैं. बहुत सारे लोगों को पहला उनका इन्फेक्शन का एक्सपोजर एक मोनोगमस रिलेशनशिप में, वो एक ही पार्टनर के साथ रहे हैं फिर भी उनको हो जाता है. तो एक हमने थोड़ा सा शर्म एसोसिएट करना शुरू कर दिया है इन्फेक्शंस के साथ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है. वो वही बात हो गई कि अगर आप किसी को जुकाम हो गया तो उनके चरित्र पे सवाल उठ गया कि जुकाम कैसे हो गया, भाई बहुत सारे लोगों से मिला होगा तभी जुकाम हो गया है. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आपको इन्फेक्शन पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है. आपको एक पार्टनर से भी उतने इन्फेक्शन हो सकते हैं जितना 40 पार्टनर्स से ना हो सकते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम कॉन्डम्स के बारे में बात करने में बहुत हेजिटेट करते हैं, बहुत हा ही करते हैं. बट कॉन्डम दुनिया का इकलौता ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन है जो आपको प्रेगनेंसी से भी बचाता है अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, बट ऑल्सो आपको इन्फेक्शन से बचाता है. कॉन्डम्स लिटरली एक प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जिनसे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचाव मिलता है. वो आपके आर्मर की तरह काम करती हैं. एंड हमने हमेशा बड़े ऐसे जोक्स सुने हैं कि भाई पान फ्लेवर का कॉन्डम आया है या काला खट्टा फ्लेवर का कॉन्डम आया है. ये हम जोक्स में बात करते हैं, बट एक्चुअली कॉन्डम्स का फ्लेवर होने का रीज़न यही होता है ताकि आप उन्हें ओरल सेक्स में भी यूज़ कर सकें. वो माहौल बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं. और हर टाइप के सेक्सुअल एक्टिविटी में हमें कॉन्डम यूज़ करना चाहिए. अगर हम फीमेल के साथ ओरल सेक्स कर रहे हैं तो हमें डेंटल डैम यूज़ करना चाहिए. तो ये चीज़ें प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं. एंड अगर हम इन दो चीज़ों का ध्यान में रखें कि प्रोटेक्शन हमेशा यूज़ करना चाहिए, एंड मल्टीपल पार्टनर्स डजंट मीन मोर STIs. एक पार्टनर भी आपको STI दे सकता है. अगर हम ये दो चीज़ें ध्यान रखें तो हम जनरली अपना सेक्सुअल बिहेवियर सेफ कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि हर किसी को,
चाहे आप एक पार्टनर के साथ एंगेज करें या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं, आपको इस बारे में एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट ट्रूथ्स पता होने ज़रूरी है। डॉक्टर तनिया, अगर हम सेक्सुअल हेल्थ की बात करें, तो अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, तो व्हाट वुड बी अ राइट फाउंडेशन फॉर सेक्सुअल हेल्थ? तो राइट फाउंडेशन, मैं तो कॉन्डम्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो हर जगह जाके बताती हूँ कॉन्डम यूज़ करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ऑब्वियसली कॉन्डम्स। सो आई हैव अ लिस्ट, आई कॉल इट दैट्स डॉक्टर क्यूट्रस's 5 C's। पहली चीज़ है कंसेंट। कंसेंट के बारे में एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट का मतलब बेसिकली मंजूरी होता है कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसकी मंजूरी लेके करें, दोनों पार्टी से मंजूरी लेके करें। जस्ट बिकॉज कोई लड़का है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़रूरी है कि वो मंजूर होएगा हर चीज़ के लिए। जस्ट बिकॉज वो लड़की है जिसके पहले बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ के लिए मंजूर रहेगी। तो मंजूरी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप जो भी करेंगे उसके बारे में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपकी बाउंड्रीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस करने को तैयार हूँ, पर मैं सेक्स में नहीं एंगेज करना चाहती, या मैं अपनी रिलेशनशिप इतनी आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, या मैं चाहती हूँ कि हम कभी सेक्स ना करें, हम जब तक शादी ना कर लें। मतलब जो भी है, वट एवर योर सर्कमस्टांसेस आर, आपको कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ऑफकोर्स कॉन्डम्स। चौथी चीज़ क्लैरिटी। आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा ना अजम्पशंस पे काम करते हैं जब हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, हम सोचते हैं प्रेगनेंसी नहीं होगी, हम सोचते हैं इन्फेक्शन नहीं होगा, हम सोचते हैं इंजरी नहीं होगी। बट व्हेन इट कम्स टू क्लैरिटी अबाउट योर सेक्सुअल हेल्थ, वो सिर्फ आपके और आपके पार्टनर के साथ की नहीं होती है, वो आपकी अपनी सेक्सुअल हेल्थ भी होती है। अगर आपका पार्टनर नहीं है लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ नहीं है। आपकी अपनी हेल्थ अकेले भी है और उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने रेगुलर टेस्ट कराएं, अपनी सेफ्टी रखें, कैंसर के चेक करें, वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ में पार्ट आते हैं। एंड लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सी मेरे ख्याल से जो है, बिकॉज मैं फर्टिलिटी एंगल से आती हूँ, मैं बोलती हूँ कॉन्ट्रासेप्शन बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी चाहना और कॉन्ट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी ना चाहना, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हाई है, हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉन्वर्सेशन इतना नहीं होता है। लोग बच्चे को भगवान की मर्जी समझते हैं, पर वो आपकी मर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। आपको प्लानिंग होनी चाहिए, आपको तैयारी होनी चाहिए बच्चे के लिए या ना के लिए। तो कॉन्ट्रासेप्शन का कॉन्वर्सेशन करना बहुत ज़रूरी है। और आई पिल कॉन्ट्रासेप्शन का आंसर नहीं है। आई पिल एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। आई पिल या ऐसी अनवांटेड 72 जितने भी ब्रांड्स आते हैं, ये सब एक इमरजेंसी में आपको प्रोटेक्ट करने का तरीका है। ये आपका मेन कॉन्ट्रासेप्शन नहीं बन सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा शेयर्ड होनी चाहिए, सिर्फ एक पार्टनर पे नहीं आनी चाहिए। आपने बहुत परफेक्टली ले डाउन किया ये 5 C's जो आपके हैं, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट देम इंडिविजुअली। तो सबसे पहला सी जो आप बात कर रहे हो कॉन्डम के बारे में, कॉन्डम्स के बारे में भी बहुत सारे नोशंस हैं कि मेरे पार्टनर को पसंद नहीं है, या द मैन डजंट वांट टू यूज़ इट, या फिर फीमेल नहीं चाहती है कि यूज़ किया जाए। तो इस वाले सिचुएशन में क्या करें व्हेन देयर इज़ नो अग्रीमेंट, और व्हेन वन पार्टनर इज़ लाइक यार मुझे ऐसे ही करना है, मेरा प्रेफरेंस ये है, एंड द सेकंड पार्टनर इज सो मच इन लव, या फिर whatever in the flow of the moment नहीं करते, तो how do you kind of train your mind or train or have that healthy conversation with your partner and come on same page? ये वही बात हो गई कि मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे तेज़ गाड़ी चलाने का शौक है, पर मुझे सीट बेल्ट नहीं पहननी है, मेरी प्रेफरेंस है। ठीक है, आपको नहीं पहननी है कोई बात नहीं, मत पहनो, पर आपकी गाड़ी में एयरबैग तो होने चाहिए। आपको हेलमेट, गाड़ी में हेलमेट पहन के बैठ जाओ, बट कुछ अपने लिए प्रोटेक्शन रखो। तो अगर आप कॉन्डम्स एज अ कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन हैं। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको रोज़ कुछ यूज़ करना है तो आपके पास पिल्स हैं। अगर आपको हफ्ते में एक बार कुछ यूज़ करना है तो हमारे पास ऑप्शंस है। अगर आपको महीने में एक बार कुछ यूज़ करना है, अगर आपको एक बार लगा के 6 साल के लिए भूल जाना है, तो हमारे पास हर चीज़ का कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन है। ऑप्शंस थोड़ा डिटेल में बताइए इनके बारे में। उसके बारे में मैं बस सेकंड में घुसती हूँ। फर्स्ट आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, अगर आपको कॉन्डम नहीं यूज़ करना है और आप के पास सिंगल पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, एंड व्हेन आई से मल्टीपल पार्टनर्स, आई डोंट मीन कि आपने एक साथ 6 गर्लफ्रेंड बना रखी हैं। आई मीन कि आपकी एक पहले कोई पार्टनर रह चुकी है, अब आपकी कोई दूसरी पार्टनर है, उससे ब्रेकअप हो गया, अब आपकी कोई तीसरी पार्टनर है, उससे ब्रेकअप हो गया। मल्टीपल पार्टनर्स डजंट मीन कि एक साथ सारे। एक इंसान से भी ज़्यादा अगर आपका सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ है तो आपका STI का रिस्क बढ़ेगा। जितने लोगों से मिलेंगे उतने इन्फेक्शन से एक्सपोजर होएगा। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं और आप कॉन्डम्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको STI टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आपको अपने डॉक्टर के पास जाके हर नए पार्टनर से पहले एक टेस्ट कराना ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि आपको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। जैसे आपने आपको बताया आपके एक फ्रेंड को HIV डायग्नोस हुआ, तो
HIV अगर हम सही समय पे पकड़ लें तो हम उसको इंटरवीन करके उसमें दवाइयाँ दे करके उसको लाइफ थ्रेटनिंग डेडली एड्स बनने से रोक सकते हैं। उसी तरह से अगर किसी को सिफिलिस हो गया हो तो हम उसको मतलब लाइफ ऑल्टरिंग लाइफ चेंजिंग कॉन्सिक्वेंस से पहुंचने से पहले ही हम इंटरवीन करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो STI टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। वो आइडेंटिफाई करता है कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं, एंड देन यू कैन स्टॉप एट द राइट मोमेंट। बेस्ट स्ट्रैटेजी इज यूज कॉन्डम्स प्लस हैव STI टेस्टिंग। सिर्फ एक पार्टनर के लिए नहीं, दोनों पार्टनर के लिए करना ज़रूरी है। नाउ इफ यू स्टिल डोंट वांट टू यूज कॉन्डम्स एंड यू वांट टू ट्राई अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, तो अनफॉर्चुनेटली गिवन द कॉन्टेक्स्ट राइट नाउ, हमें डेटा से ये पता चला है कि 85% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये एक बहुत बड़ा गैप है। ये पॉडकास्ट क्रिएट करना एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है, एक बहुत ही बड़ा जॉब है, और आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लाइक, कमेंट और शेयर मुझे इनकरेज करता है कि मैं ये कॉन्वर्जेसन आपके लिए हफ्ते दर हफ्ते लाती रहूँ। हमने लगभग 150 एपिसोड्स अभी तक रिलीज़ कर दिए हैं, एंड ट्रस्ट मी, इट टेक्स अ लॉट टू कम and talk about such important topics every week here and to bring it to you. So if you like this koshish of ours, please do support us by subscribing to the channel. Thank you, and now let's get back to the conversation. आदमियों के लिए हमारे पास सिर्फ 2 कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन है। एक हो गया रिवर्सिबल में कॉन्डम, जो आपने यूज किया, काम किया, खत्म कर लिया। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वसेक्टमी। वसेक्टमी जिसे हम नसबंदी बोलते हैं। वसेक्टमी में क्या करते हैं, जो लेट्स यूज दिस एज एन एग्जाम्पल, चलो ठीक है, अगर ये पीनस है और ये टेस्टिकल्स हैं, तो टेस्टिकल्स में आपका स्पर्म बनता है और अंदर की बहुत लंबी वायरिंग होती है, अंदर का बहुत लंबा पाथवे होता है, जिससे वो बाहर निकल के इजैकुलेशन के टाइम पे, ऑर्गेज्म के टाइम पे पीनस से बाहर आ जाता है। हम वसेक्टमी में क्या करते हैं कि जैसे ये एक तार है, इसको हम इस तार को समझ लेते हैं कि ये तार स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कर रही है, हम इस तार को काट देते हैं, तो स्पर्म बनेगा ज़रूर, पर वो पीनस से बाहर नहीं आ पाएगा। बट द थिंग इज कि ये एक परमानेंट ऑप्शन है, ये टेम्पररी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने वसेक्टमी कर दी तो दिस इज यूजुअली डन जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई एंड यू नो यू डोंट वांट एनी मोर चिल्ड्रन, which is not the case for most people who will be listening to this. So also I want to emphasize कि वसेक्टमी रिवर्सिबल भी हो सकती है, बट बहुत सक्सेसफुल ज़रूरी नहीं है कि वो हो। तो दिस इज एन ऑप्शन जब आपकी फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई, आप तैयार हो, आप कुछ नहीं करना है, देन यू गो फॉर अ वसेक्टमी। नाउ कमिंग टू द अदर साइड, औरतों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड द रीजन व्हाई वी हैव मोर ऑप्शंस फॉर वुमेन एंड नॉट फॉर मेन इज नॉट जस्ट बिकॉज औरतों की फंडिंग, औरतों की रिसर्च में बहुत कम फंडिंग होती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कम पैसा जाता है औरतों की हेल्थ को रिसर्च करने में, और फर्टिलिटी यूजुअली औरतों का प्रॉब्लम समझा जाता है, इसलिए इतना उसमें ना रिसर्च इंटरेस्ट है ना रिसर्च का पैसा है, नंबर 1। नंबर 2, औरतों की फर्टिलिटी कंट्रोल करना इज मच ईजियर, क्योंकि महीने में एक बार अंडा निकलता है, स्पर्म तो पूरे समय धकाधक बनता रहता है। मतलब एवरेज नंबर ये है कि 1 सेकंड में आदमी 1500 स्पर्म बनाता है। आप कितने रोक लेंगे? वाह, अगर आप किसी की 90% भी फर्टिलिटी कम कर दें आदमी की, वो फिर भी फर्टाइल है, वो फिर भी इम्प्रेग्नेट कर सकता है किसी को, वो बहुत सारे लोगों को इम्प्रेग्नेट कर सकता है। तो इट इज़ ईजियर कि आप ओव्यूलेशन ही बंद कर दो, मतलब आप 1000 चैनल बंद करने की जगह एक टीवी ऑफ कर दो। सो दैट इज़ वाई वी हैव मोर ऑप्शंस फॉर विमेन, एंड उसमें हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप रोज़ रोज़ लेने को तैयार हैं दवाई, जैसे मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाती हूँ क्योंकि मुझे एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे मेरे केस में इससे मेरा एंडोमेट्रियोसिस का दर्द नहीं होता है, मुझे मेरी डिजीज़ आगे बढ़ने से रुक जाती है। बट अगर मैं डिवोर्स हूँ तो मेरे कोई पार्टनर नहीं है, बट अगर मेरा कोई पार्टनर होता और मैं उसके साथ एक्टिव होती तो मुझे इसका कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट भी मिलता। अगर मेरे पास ये समय नहीं है कि भाई मैं रोज़ रोज़ दवाई लेने का सोचूं, ये टाइम नहीं वेस्ट करना है मुझे उतना, तो मेरे पास और ऑप्शंस में आता है कि मैं हर 3 महीने के लिए एक इंजेक्शन लगवा सकती हूँ, उसको हम डिम्पा बोलते हैं। वो 3 महीने के लिए काम करती है, आप उसको डॉक्टर के पास जाके आपके आर्म में लग जाती है, एंड 3 महीने के लिए आपको फुल प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ओनली कॉन्ट्रासेप्शन, STI प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी इन्फेक्शंस कैच कर सकते हो, और आप STI हो सकता है, विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो हो सकते हैं। एंड ये 3 महीने के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। वो उसका पीरियड ओवर हो गया, आप अपने डॉक्टर के पास फिर से वापस जाइए, फिर लगवा लीजिए। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपको रोज़ भी नहीं, आपको इंजेक्शन भी नहीं लगवाना है, तो आप डायरेक्टली ना
होम बेस पे अटैक कर दीजिए कि आप डायरेक्टली यूट्रस के अंदर कुछ ऐसा लगा दीजिए। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, लाक। यूट्रस में हम एक चीज़ लगा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं IUD, इंट्रा यूटराइन डिवाइस। और ये बेसिकली उस एग को, जो आपका एग रिलीज हो रहा है, स्पर्म को वहां तक पहुंचने नहीं देगा, बीच में ऐसे बैरियर के तरह जाके बाउंसर की तरह यूं खड़ा हो जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू वांट टू यूज समथिंग, और आपके और इंडिकेशंस क्या हैं, जैसे नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स होते हैं हर कॉन्ट्रासेप्शन के। अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें IUD हेल्प कर सकती है, हार्मोनल IUD हेल्प कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल इन माय केस, मैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं, बट मैं नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेती हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन आपका यूज केस क्या है, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कितनी है, आपकी फैमिली स्टेटस कितना है, आपके कितने बच्चे हो चुके हैं, बच्चों का आगे प्लान है कि नहीं, वी कैन एडवाइस यू डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस। इसीलिए एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन बेस्ट किसी के लिए नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर कॉन्डम्स, वो सबके लिए अच्छा होता है। तो हट आप अपने डॉक्टर से अपने इंडिविजुअल केस के बारे में बात। तो आपने इतने सारे ऑप्शंस बताए और इसमें मैंने सुना इंजेक्शन, मैंने सुना दवाइयाँ, कितना सेफ है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? आई पिल की बात करते हैं जो बहुत पॉपुलर पिल है, जो यूजुअली इमरजेंसी पिल भी जैसे कहा जाता है। कितना सेफ है आई पिल को रेगुलर यूज करना? क्योंकि ये इतना एडवर्टाइज हुआ है, हमने टीवी पे इतना सुना है कि मैं बात कर रही हूँ यंग ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से, जो टीनेजर्स होते हैं जिनको अभी कुछ पता नहीं है, और अगर कुछ पूछेंगे किसी से तो किसी को पता ना लग जाए, फियर्स भी बहुत होते हैं। तो आपके दिमाग में एक ही नाम आता है आई पिल। तो हाउ सेफ इट इज? शुड दे यूज इट, शुड दे नॉट यूज इट, एंड कितना ऑफन? क्योंकि मैंने ऐसा भी केस देखा है कि जहाँ पे बहुत यंग बच्चे बहुत रेगुलरली पॉप कर रहे हैं पिल्स, क्योंकि दे आर एंगेजिंग इनटू दीज एक्टिविटीज। उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ज़्यादा किसी से पूछ नहीं सकते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको समझ में नहीं आता है किस पे ट्रस्ट करें किस पे नहीं ट्रस्ट करें, तो जो एज ओल्ड सुना सुनाया मेथड है उस पर चले जाते हैं। तो प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट। सो आई थिंक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के नाम में ही हमें एक क्लू मिलता है कि हमें कैसे यूज़ करना चाहिए। ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए, जब आपने प्रिकॉशंस लिए हैं और प्रिकॉशंस फेल कर गए हैं। वाई वी कीप एम्फोसाइजिंग दिस इज बिकॉज पहली चीज़, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन 100% फेल प्रूफ नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है वो आप पे काम करे। अगर आपका ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो गया है तो खैर प्रेगनेंसी भी नहीं होने वाली है, बट अगर आपका ओव्यूलेशन अभी अभी हुआ है, आज ही हुआ और आपने उस पर आईपिल खा ली, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करे। नंबर 2, बॉडी वेट का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आफ्टर अ सर्टन बॉडी वेट पिल्स काम नहीं करती हैं, इमरजेंसी पिल्स, तो फेलियर फिर भी हो सकता है। एंड लास्टली, इनमें बहुत हैवी डोज ऑफ हार्मोन्स होता है। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके घर में एक कॉकरोच घुस गया है, आपको उस कॉकरोच को मारने के लिए आप डायरेक्टली कॉकरोच के ऊपर हिट मार सकते हैं, या आप अपने पूरे घर में आग लगा सकते हैं कि कॉकरोच मर जाएगा। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है कि आपने पूरे घर में आग लगा दी है कि कॉकरोच मर जाए। अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है और आपको पता है कि आप किसी भी तरह से ही प्रेगनेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एंड यू हैव टेकन अदर प्रिकॉशंस एंड इट्स नॉट वर्कड, तो घर में आग लगा ली, मैं फिर भी एक बार मान लिया। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि घर में एक भी बार कॉकरोच निकला आप हर बार अपना घर जला देंगे। राइट। सो द थिंग इज दैट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लॉन्ग टर्म कोई परमानेंट साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, दैट वी नो ऑफ राइट नाउ। अच्छा, लेकिन ये बहुत एडवर्टाइज भी होता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इमीडिएटली यस, लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि वो आपकी फर्टिलिटी हैम्पर कर देंगे या आपका कैंसर का रिस्क बढ़ा देंगे। ये ज़रूर ये कर सकते हैं कि इतना हार्मोन्स दे देके कि आप अपना साइकिल ही ख़राब कर लें, आप अपना हार्मोन्स को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर लें कि आपके हार्मोन्स ना रिकवर करें। बट दैट्स नॉट नेसेसरी। ये हमने साइंटिफिकली ये इतना डॉक्यूमेंट नहीं किया है कि मैं एकेडेमिकली आके ये बात बोल दूँ। बट येस, इमीडिएट साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, फेलियर भी बहुत होता है, तो पूरे घर में बार बार क्यों आग लगानी है? इससे अच्छा थोड़ा हिट रख लो घर में। तो बेसिकली कॉन्डम्स यूज़ कर लो, या फिर जो आपने रेगुलर पिल्स बताए या जो और भी दूसरे तरीके बताए वो यूज़ कर लें, रादर देन बैंकिंग ऑन इमरजेंसी पिल्स। एब्सोल्युटली। एंड मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पे, वो है कि इमरजेंसी पिल्स नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से अलग होती हैं। इमरजेंसी पिल्स वो होती हैं जो आप 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स में लेते हैं, और नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वो होती है जो आप हर रोज़ लेते हैं महीने में। ये आपको ये प्रिवेंशन का स्ट्रैटेजी है। मुझे याद है बचपन में एक मालाडी की ऐड आती थी। इज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव? हाँ, मुझे याद है हमारे उस टाइम पे टीवी पे बड़ा डीडी नेशनल हुआ करता था उस जमाने में, एक पॉपुलर चैनल। अब तो खैर बहुत अलग टाइम हो गया है। और उस टाइम पे मालाडी की बहुत एड्स आती थी, और हम बहुत छोटे होते थे उस टाइम पे, 7-8 साल, 5-6 साल, तो आपको समझ में नहीं आता क्या है, बट वो टर्म्स आपके साथ रह जाती है। शायद वहीं कहीं आईपीएल सुना हुआ होगा जो अभी तक दिमाग में मतलब इनग्रेन्ड है, एंड वही हमारी सेक्स एजुकेशन थी।
हमारी जनरेशन के लिए मुझे याद है सेक्स एजुकेशन तो छोड़िए, बहुत 7th 8th 9th 10th ग्रेड में आई थिंक वो कंपनीज लाइक स्टे फ्री, विस्पर एट्सेट्रा स्टार्टेड कमिंग टू स्कूल कि हमें बच्चों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में एजुकेट करना है। वो तब होने लगा और सेक्स एजुकेशन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हेन वी वर ग्रोइंग अप। सो ऐसे लोग जो ग्रोइंग अप जिनको सेक्स एजुकेशन नहीं मिला है, आज वो लोग क्या लैक कर रहे हैं? आपको क्या लगता है उनके साथ क्या चैलेंजेस है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इवन इफ दे आर वेल इनटू देयर 30s and 40s? सो मैं स्कूल्स में बहुत वर्कशॉप्स करती हूँ, जिसमें मैं पेरेंट्स से, टीचर्स से, बच्चों से, सबसे इंटरेक्ट करती हूँ। एंड सबसे मज़े की बात यह है कि मैं जाती हूँ मेन माइंडसेट से, मैं ऐसे क्यूट क्यूट से टॉयज़ लेके जाती हूँ कि मैं बच्चों से बात करूँगी और उनको कंफर्टेबल फील कराऊंगी। बट मोर देन द किड्स, पेरेंट्स और टीचर्स मुझसे सवाल पूछते हैं, बिकॉज उन्हें लाइक यू सेड किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। तो हम आजकल ये बहुत सुनते हैं कि हमें अपने बच्चों से गुड टच, बैड टच, सेक्स एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये सब बात करनी चाहिए, पर हम कहाँ से बात करेंगे जब हमें पता ही नहीं है हमें किस बारे में बात करनी है। और कंफर्ट भी नहीं है, बिल्कुल कंफर्ट, जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है डेफिनेटली उसके बारे में कंफर्ट बहुत कम हो। जो आपने खुद ही बहुत हिचक के किया है या जिसके बारे में आपने कभी कोई कॉन्वर्जेशन नहीं की, आप अपने प्लेजर के बारे में बात नहीं करते हो एज अ वुमन, एज अ मैन ऑल्सो ओपनली, तो फिर आप कैसे आगे अपने बच्चों को ये सिखाओगे या समझाओगे? एग्जैक्टली राइट। एंड द थिंग इज कि जिस तरह के हम आजकल कल्चर में रह रहे हैं ना, मतलब एक जनरेशन बहुत पीछे रह गई है इन टर्म्स ऑफ हमारा एक्सपोजर क्या है, हमारा कंफर्ट लेवल क्या है और हमारा एजुकेशन क्या है, और दूसरी जनरेशन वैसी है जिसके पास एक्सेस हर चीज़ का है। वो ग्राफिक से ग्राफिक कौन देखना चाहे उनको देखने में मिल जाएगा, वो टेक्निकल से टेक्निकल हेल्थ टॉपिक के बारे में समझना चाहे वो समझ सकते हैं। तो वो जो एक गैप आ गया है, उस वजह से द इन्फॉर्मेशन गैप दैट एग्जिस्ट्स, उसकी वजह से बच्चों के पास कोई सेफ स्पेस नहीं है। एंड द थिंग इज बिटवीन इंटेलिजेंस, बिटवीन नॉलेज एंड विजडम एक बड़ा अंतर होता है, और वो विजडम उम्र के साथ ही आता है। तो जस्ट बिकॉज उनको वो नॉलेज मिल गई है डजंट मीन दे हैव द विजडम टू यूज दैट नॉलेज करेक्टली, और वो विजडम के लिए उनको गाइडेंस चाहिए जो हम दे नहीं पाते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता है। राइट। दैट इज अ गैप वी नीड टू फिल। तो वहाँ पर व्हाट कैन पेरेंट्स डू, या जो मैं पूछ रही थी आपसे कि वेल इनटू देयर 30s 40s क्या गैप है लोगों के, क्या कंसर्न्स है अबाउट देयर सेक्सुअलिटी, किस चीज़ को लेकर? जैसे हमने गिल्ट और शेम की पहले भी बात की कि बहुत ज़्यादा शेम अटैच करते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर मैं शेम अटैच करके भी चलूँ और चलती रहूँ लाइफ में और सही है, मेरी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो जानने की भी क्या ज़रूरत है? और मेरी लाइफ अच्छी निकल गई तो मेरे बच्चों की भी निकल ही जाएगी। देयर आर पीपल हु टॉक लाइक दिस, राइट? सो आई वांट यू टू मेक दिस कन्वर्सेशन रेलेवेंट फॉर देम आल्सो। एक मेडिकल कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं वैजिनिस्मस। वैजिनिस्मस में क्या होता है कि नॉर्मली जब आप सेक्स करने के लिए आप एक पीनेस एक वजाइना के अंदर जाता है, हेट्रोसेक्सुअल एक आदमी और औरत के बीच में अगर सेक्स हो रहा हो, तो वजाइना के अंदर जगह होनी चाहिए इस पीनस को जाने के लिए। वजाइना को ओपन अप करना होगा, जैसे आपको खाना खाना है तो आपको मुंह खोलना पड़ेगा उसके लिए, आप ऐसे ही खाना नहीं चला जाएगा आपके अंदर। उसी तरह से अगर आप मुंह नहीं खोलेंगे तो खाना अंदर नहीं जाएगा। एंड वैजिनिस्मस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वजाइना ओपन ही नहीं करता है, वजाइना एकदम बंद रहता है वहाँ, ऐसे मतलब दरवाजा सा लग गया हो। इसको हम मेडिकल टेक्स्ट बुक में क्लासिकली हम ये हमेशा डिस्क्राइब करते हैं कि पार्टनर्स आके बोलते हैं इट फील्स लाइक हिटिंग अ वॉल, ऐसा लग रहा है कि मैं एक दीवार लड़ जा रही है और मैं पेनिट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। तो वैजिनिस्मस काफ़ी रीज़न से हो सकता है, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट भी आता है, जिसमें इन्फेक्शन भी आता है कि आपका शरीर ही डर गया है पेनिट्रेशन के आइडिया से। बट बहुत ज़्यादा हम वैजिनिस्मस शर्म की वजह से देखते हैं, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा ये सिखा दिया जाता है कि सेक्स इज़ बैड, सेक्स इज़ शेमफुल, सेक्स हॉ वाली बात है, लड़कों से बात शादी के बाद करना, सीधे बच्चा कर लेना, फिर कि आपका बॉडी इसको इंटरनलाइज इतनी जोर से कर लेता है कि आपकी मसल्स पेनिट्रेशन ही नहीं अलाउ करती हैं, और मतलब ये फिजिकल कंडीशन बन जाती है, एक लिटरली एक फिजिकल इलनेस, डिजीज, कंडीशन, सिम्टम जो भी बोलिए बन जाती है, एंड पेनिट्रेशन हो ही नहीं सकता है। सो आपकी मैरिटल लाइफ हो ही नहीं पा रही है इन दैट वे, एंड इट इज सो कॉमन। आई कांट टेल यू, मेरे इनबॉक्स में मैं इजीली बता रही हूँ दिन में 5 ईमेल इस बात के आते हैं, या तो हस्बैंड से या वाइफ से। एक बहुत ही पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने इस बारे में बात की थी, क्योंकि उनका शायद एक एक्सपीरियंस ऐसा किसी के साथ हो गया जहाँ से उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा डर गई, जैसा आप बता रहे हो, इट इज़ माई इंटरप्रिटेशन। तो उन्होंने काफ़ी इसके बारे में कंटेंट भी पोस्ट किया था, और मुझे लगा कि और जब आप इस तरह की मेंटालिटी से डील कर रहे हैं, एंड शी वॉज वेरी यंग, लाइक अ 21 ईयर ओल्ड होंगी या 20 ईयर ओल्ड होंगी, और वो इस तरह का कंटेंट बार बार अपना पोस्ट कर रही थी, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। और मुझे लगा कि जो लोग उनके इन्फ्लुएंस में हैं और जो सब सीख रहे हैं, उनको भी क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, और क्या उनको लग रहा है कि कि ये करना ही बेकार है, इसका आइडिया बेकार है, पता नहीं। मतलब आई थिंक बहुत 2 एक्सट्रीम्स में कॉन्वर्जेशन हो रही है। एक तो ओवर एक्सप्लोरेशन
कि आपने कहा कि बहुत सारा एक्सेस है तो भर भर के आप एक्सेस को अवेल कर रहे हो, और एक है कि इतना ज़्यादा गिल्ट शेम फियर है, और ज़्यादा नॉलेज होने का मतलब ये नहीं होता है, ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं होता है कि सही नॉलेज भी अवेलेबल है, राइट? आप उस इन्फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे आपके रेलिवेंट जो है, तो वो एक बहुत बड़ा गैप है, राइट? तो उसकी वजह से आई थिंक बहुत ज़्यादा और ज़्यादा शेम अपने ऊपर आ रही है अपनी बॉडी को लेके। एंड ऑफ कोर्स आज के डे एंड एज में जहाँ सोशल मीडिया है, तो हर तरह के बॉडी इमेज इशूज़, हर तरह के वाइटनिंग क्रीम्स जिसके बारे में आप बहुत बातें करते हो, टाइटनिंग क्रीम्स, पता नहीं क्या क्या 10 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में भी लेट्स टॉक अबाउट। सो आई थिंक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपने मेंशन करी कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है एंड वी डोंट नो इसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज कि आप किससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किससे फॉलो कर रहे हैं। मेक श्योर यूर लुकिंग फॉर क्वालिफाइड वॉइसेस जिनको पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो साइंस की तरफ से आ रहे हैं और साइंटिफिकली आपको चीज़ें बता रहे हैं। बिकॉज मैंने ऐसे इंटरनेट पे कोट एंड कोट डॉक्टर्स भी देखे हैं जो एक्चुअली डॉक्टर नहीं है, बस अपने नाम के आगे से डॉक्टर समथिंग समथिंग लिख दे रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल आप किससे ये इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। मेक श्योर कि उस बेसिक ह्यूमन बॉडी की कोई ट्रेनिंग हो, बेसिक कोई साइंटिफिक क्वालिफिकेशन हो इन दैट फील्ड। जस्ट बिकॉज उन्होंने जियोलॉजी में पीएचडी कर रखी है उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको सेक्स एजुकेशन आगे समझा सकते हैं सही से। सो बी केयरफुल ऑफ वेयर यू कंज्यूमिंग योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम। द सेकेंड थिंग इज कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्सेस बढ़ गया है, आप कुछ भी कहीं भी तुरंत घर पर डिलीवर करा सकते हैं, विच मीन्स दैट हमें एक्चुअल लाइक द होल विजडम कॉन्वर्सेशन हमें विजडम तो नहीं मिल रही है कि ये कैसे करना है। एंड बिकॉज हमें बैड फेथ एक्टर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि वजाइना टाइट करना चाहिए, कि वजाइना लाइटन करना चाहिए, दैट डजंट मीन दैट्स फैक्चुअल। एंड ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मॉडल्स बहुत सारे यूज़ करती हूँ। और मैं जब सर्च कर रही थी एक ऐसा मॉडल जिसमें मैं हिंदुस्तानी लोगों को उनके जेनिटल्स के बारे में, औरतों को उनके वल्वा के बारे में समझा सकूं, मुझे एक मॉडल ऐसा नहीं मिला जिसमें इंडियन स्किन टोन नज़र आए। वो सब कुछ बड़ा वाइट लोगों वाला स्किन टोन था, बड़ा गोरा गोरा सब कुछ था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि मैंने एक्चुअली बेकिंग सोडा के डब्बे पे क्ले लेके ये बनाया है, जस्ट टू शो कि ये अलग कलर होता है और ये नॉर्मल है। क्योंकि हम मेडिकल टेक्स्ट बुक में भी देखें ना तो भी बड़ा वाइट 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 सब कुछ गोरा गोरा पिंक पिंक दिखाते हैं। दैट्स नॉट व्हाट इट्स लाइक इन इंडियन स्किन टोन्स। एंड बिकॉज हमारा पॉपुलर परसेप्शन यही है तो लोगों को मिसगाइड करना बहुत ईजी है। एंड इस वजह से ये जेनिटल लाइटनिंग क्रीम्स बिकती हैं हिंदुस्तान में जिनका कोई मतलब नहीं है। सो दैट कॉन्सेप्ट इज कि मिस इन्फॉर्मेशन जो वो फैलाते हैं वो ये है कि अगर आप बहुत सेक्सुअली एक्टिव हो गए हैं, आपने बहुत सारा सेक्स कर लिया है तो आपके जेनिटल्स डार्क हो जाएंगे। अच्छा। या आप मतलब आपने अपने साथ कुछ कुछ गलत कर लिया, आप अपने आप पे ध्यान नहीं रखा है इसलिए आपके जेनिटल्स डार्क हो गए हैं। बट जबकि एक्चुअली बात ये है कि हमारे जेनिटल्स डार्क होते हैं। दिस इज व्हाट इंडियन स्किन टोन इज लाइक। इट्स लाइक सेइंग कि आपने बहुत ज़्यादा बाइक पे घूम लिए हैं इसलिए आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं। आपके बाल सफ़ेद होते हैं, दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एज। ह्यूमन जो जेनिटल्स होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है, हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलेनिन। मेलेनिन हमारा स्किन टोन डिसाइड करता है। जो हमारा जो भी ऐसे सर्फेसेस होता है ना जिसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसमें प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन एरियाज में मेलेनिन ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे आपकी स्किन फोल्ड में भी थोड़ा डार्कनेस रहेगी क्योंकि वहाँ बार बार फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए आपकी बॉडी उस एरिया में मेलेनिन ज़्यादा बना देती है, थोड़ा प्रोटेक्शन ज़्यादा दे देती है। राइट। इसलिए आपके जेनिटल एरिया में बिकॉज सेक्स का फ्रिक्शन बहुत होता है इसलिए यू हैव मोर मेलेनिन इन दैट एरिया, इसलिए ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है। एंड दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल एंड नॉर्मल। इसीलिए वो डार्क होता है। इसीलिए वो डार्क होता है। अभी उसमें आप ब्लीच लगा के उसको ब्लीच कर देंगे तो पहली चीज़ आप अपना प्रोटेक्शन हटा रहे हैं। दूसरी चीज़ वहाँ की स्किन बहुत पतली होती है तो वहाँ पे आप ब्लीच लगा के नॉट ओनली आपको बॉडी में वो ऑब्जॉर्ब करके नुकसान कर सकता है बट वो स्किन जल सकती है। और नॉट जस्ट जल सकती है, जलती है। मेरे बहुत मरीज आते हैं, ज़्यादा वैक्सिंग करा ली, ज़्यादा ब्लीचिंग करा ली, उसकी वजह से बर्न्स हो गए हैं, थिक हो गई है स्किन, परमानेंट डिस्कलरेशन हो गया है, परमानेंट डार्कनेस हो गई है। तो अंडरस्टैंड योर बॉडी, लर्न अबाउट व्हाट योर बॉडी, लर्न व्हाट इज हाउ इट्स सपोज टू बी इन योर बॉडी। और जब आपको ये पता रहेगा तो आप ये फालतू के स्कैम में नहीं फंसेंगे। अच्छा, हमने वजाइना को लेकर जो सुना है कि डार्क होती है, इंडियन स्किन टोन में आपने कहा कि डार्क ही होती है, एंड ऑब्वियसली इतनी शेम हमारे प्राइवेट पार्ट्स के साथ हम बड़े होते हैं कि हमें लगता है डर्टी भी हैं, और कुछ एक्चुअल भी बिकॉज बहुत कंस्ट्रिक्टेड एरिया में है तो कुछ डर्टी भी होता है। तो क्या कोई स्पेशल तरीका है टू कीप योर सेल्फ क्लीन, या कुछ करना भी चाहिए? जैसे बहुत सारे वेजाइनल वॉशर्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, सब आते हैं। व्हाट इज द हेल्दी प्रैक्टिस टू कीप योर प्राइवेट पार्ट्स क्लीन?
आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज हम हमेशा वजाइना की जब बात करते हैं तो हम इस एरिया की बात करते हैं, जबकि ये वजाइना होता ही नहीं है। वजाइना अंदर होता है। ये हो गया कि हम नाक की बात करते हैं तो नाक ये होती है, जो नाक के अंदर होता है वो भी नाक ही होती है, पर जैसे आप अपने उसके अलग अलग नाम होते हैं उन पार्ट्स के हाँ, बेसिकली। तो इस पार्ट का जो बाहर का पार्ट होता है, जो हमें दिखता है, जो जिसपे बाल उगते हैं, जिसपे हमारे कपड़े छूते हैं, ये सब वल्वा होता है। और जो अंदर होता है वो वजाइना होता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपको फेस वॉश यूज करना है तो आप अपना पूरे मुंह पे फेस वॉश यूज करेंगे, नाक के अंदर फेस वॉश कभी नहीं डालेंगे। राइट। उसी तरह से आपको वल्वा साफ करना है तो सिर्फ वल्वा साफ करिएगा, अंदर कभी कुछ मत डालिएगा। और लोग अंदर उंगली डाल के सफाई करने की कोशिश करते हैं, लोग अंदर वजाइनल वॉश डाल लेते हैं। ये होता है, बहुत कॉमनली होता है, बहुत सारे मरीज आते हैं इन सब प्रॉब्लम्स के साथ। सो यू डोंट नीड टू पुट एनीथिंग, वजाइनल वॉश नाम ही गलत है। तो फिर ये मार्केट ऐसे क्यों हो रहे हैं? कंपनीज वजाइनल वॉश क्यों लिख रही हैं? क्योंकि हम मिस इन्फॉर्मेशन से जूझ रहे हैं और लोग उस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो अगर कोई वल्वा वॉश है और आप यूज कर रहे हैं, मैंने तो सुना ही नहीं आज तक कभी। एग्जैक्टली, बिकॉज हमें औरतों के शरीर के बारे में हम सीखते ही नहीं है। मुझे भी MBBS में आके पता चला कि ये वल्वा होता है और अंदर वजाइना होता है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं। हमने मतलब, और मेरा घर बहुत ही सेक्स पॉजिटिव है, हमने हर चीज डिस्कस करी है, बट मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इसका नाम ही अलग होता है। एंड अंदर कुछ भी नहीं डालना है आपको। अगर आपको अपना वल्वा साफ करना है तो नॉर्मल पानी से साफ हो जाता है। अगर आप नॉर्मल साबुन यूज कर रहे हैं आउटसाइड पे तो ठीक है, आइडियली अवॉइड साबुन, क्योंकि साबुन बहुत हार्श हो सकता है। अच्छा, ये पीएच चेंज हो जाएगा, आपकी pH अंदर होता है, डिस्टर्ब हो जाएगी, ये सब। दैट्स द थिंग। यही सब तो बेवकूफ़ी है कि वो बोलते हैं आपको pH बैलेंसिंग वॉश बेच देंगे। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो एक एसिडिक और बेसिक pH पता होता है। एसिडिक एक एंड पे होता है, बेसिक दूसरे एंड पे होता है। Correct. आपका वजाइना एसिडिक होता है। कोई भी दुनिया का कौन सा साबुन क्यों ना हो, वो बेसिक होता है। अगर आप एसिडिक एनवायरनमेंट में बेसिक चीज घुसाएंगे तो pH खराब हो ही जाएगा ना। तो डेफिनेटली। आप कितना भी pH बैलेंसिंग साबुन बना दीजिए, इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट यू कांट पुट एन अल्कलाइन थिंग, यू कांट पुट अ बेसिक थिंग। इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, बट बिकॉज हमें ये कोई सिखाता नहीं है, कोई समझाता नहीं है। मेरी एक रील बड़ी वायरल हो गई थी कि वजाइना में दही वाले बैक्टीरिया होते हैं, और उस पर इतना हाहा ही हो गई। बट द पॉइंट ऑफ दैट रील वॉज दिस कि वजाइना में जो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं वो एसिडिटी क्रिएट करने के लिए होते हैं, वो एसिडिक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए होते हैं। और जब आप साबुन डाल देते हैं तो वो हेल्दी बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। सो वजाइना अंदर, नाक के अंदर जैसे कभी साबुन नहीं डालना है, वैसे वजाइना के अंदर कभी साबुन नहीं डालना है। नाक बाहर से जैसे साफ कर सकते हैं, वैसे वल्वा बाहर से साफ कर सकते हैं विद अ सोप। अगर अभी तक आप सोप यूज कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, इट्स फाइन। आई डोंट रिकमेंड यूजिंग अ सोप। मैं तो कहती हूँ पानी से साफ करो, पानी से और हाथ से साफ करो। अगर सोप यूज करना भी है तो नॉर्मल ग्लिसरीन का साधारण जो साबुन आता है, जिसमें ज्यादा सेंट ना हो, ज्यादा कलर ना हो, स्पार्कल शार्कल कुछ ना हो, बहुत ही जेंटल सोप यूज करना है अगर करिए। इनफैक्ट इफ पॉसिबल जो एकदम सेंसिटिव फेस वाले फेस वॉश आते हैं ना, वो भी यूज कर लीजिए। बट यू डोंट नीड अ डेडिकेटेड वॉश फॉर योर जेनिटल्स। और ये तो बहुत कभी बड़ा आपने मार्केट है। पीनस वॉश नहीं सुना होगा? हाँ, हमेशा वजाइना वॉश, क्योंकि अब शर्म औरतों की बॉडी से इतनी जल्दी लेकिन अब कुछ associate कुछ आने करते लगे हैं, मेंस बॉडी वॉश, समथिंग समथिंग। मेंस बॉडी वॉश आता है, बट कभी पीनस वॉश नहीं सुना होगा, कभी बॉल सैक वॉश नहीं सुना होगा, कभी स्क्रोटम वॉश नहीं सुना होगा, कभी टेस्टिकल वॉश नहीं सुना होगा। वजाइना के साथ इतनी शर्म क्यों रोक रखी है? वाओ। तो मतलब ये सब एक मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है और दिस पूरी नो तरह से। ट्रूथ टू इट। पूरी तरह से। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेन एंड वुमेन का सेक्सुअलिटी, उनका एक दूसरे की बॉडी के बारे में जानना, जिसको हम सेक्सुअल एजुकेशन या आप अपनी लैंग्वेज में बॉडी लिटरेसी कहते हैं, राइट? तो हम इसके बारे में बात करें। अभी इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, नॉलेज भी बहुत सारी है, बहुत सारे सोर्सेज भी हो गए हैं। इसके साथ साथ जो चीज़ बढ़ गई है लोगों में वो क्यूरियोसिटी। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट अ मैन इज मोस्ट क्यूरियस अबाउट व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स बॉडी, और एक औरत एक आदमी की बॉडी को लेकर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी क्या रखती है? आई थिंक क्यूरियोसिटी हमेशा से थी, अब बस एवेन्यूज ओपन हो गए हैं जिसमें उस जिस बारे में लोग बात कर पा रहे हैं। पहले हमारे पास कुछ कम रिसोर्सेज थे, अब रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। बट आई थिंक दिस इज एन इंडिविजुअल थिंग। ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं है कि आदमियों को किसी पर्टिकुलर वुमेन्स बॉडी के किसी पर्टिकुलर एंगल पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों के कुछ सवाल होते हैं, कुछ लोगों के कुछ सवाल होते हैं। एंड द सेम वे लाइक ह्यूमंस आर क्यूरियस पीपल इन जनरल, एंड हमको हर चीज़ के बारे में जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है। एंड दैट्स व्हाट इट इज आई थिंक। डॉक्टर तन्या, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट फर्टिलिटी, क्योंकि इन द रिसेंट फ्यू ईयर्स ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। मैं देख रही हूँ हर साल बहुत धड़ल्ले से IVF क्लिनिक्स खुले ही जा रहे हैं कि नेचुरली कंसीव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है लोगों के लिए, नेचुरली बर्थ करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया।
तो मुझे इस पूरे फर्टिलिटी स्पेक्ट्रम के थ्रू आप लेके जाओ, इस जर्नी के थ्रू लेके जाओ एंड हेल्प द ऑडियंसेस अंडरस्टैंड कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं, कहाँ पे हम क्या सही कर सकते हैं, एक्चुअली में कितना हमारे हाथ में है भी, कितना ये नेचर की देन है और हमारी बॉडी का डिज़ाइन है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिससे हम पैदा हुए हैं तो ये चेंज नहीं हो सकती है, उस तरह की कॉन्वर्जेशन है क्या ये फर्टिलिटी? क्योंकि हम इतना घर में अब्यूज़ हो रहा है, अब तो न्यूज़ में हम कितना कुछ देखते हैं कि अगर आपने, अब पहले तो सब लड़का पैदा करने तक होता है, अब तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तो ये बांझ है या ये अनलकी है, कितना उसमें एक आदमी का रोल है। जस्ट टेक मी थ्रू दिस होल स्पेक्ट्रम ऑफ फर्टिलिटी। सो इंडिया में बच्चा पैदा करना एक लाइफ गोल ही नहीं, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने अपने एंसेस्टर्स की तरफ अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करी अगर आपने बच्चा नहीं पैदा किया, ये हमारे बिलीफ होती है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिज़ायर, लोगों को बहुत इच्छा होती है। ये कॉन्सेप्ट ही हमारे यहाँ बहुत ही एलियन है कि आपने बच्चा नहीं किया है, या कोई औरत कह रही है कि आई वांट टू बी चाइल्ड फ्री बाय चॉइस, कोई आदमी कह रहा है आई वांट टू बी चाइल्ड फ्री बाय चॉइस। ये कॉन्सेप्ट ही बड़ा एलियन है। तो अभी तक हम एक लाइफ का एसेंशियल पार्ट इसको मानते हैं। द डिफरेंस नाउ इज दैट अब हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, अब हमारे पास तरीके आ गए हैं। अगर इनफर्टिलिटी है या सब फर्टिलिटी है तो उसको एड्रेस करने के हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। जिस तरह से पहले बहुत सारे रेस्टोरेंट नहीं होते थे, लोगों को दिमाग में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बाहर खाना खाने जा सकते हैं, और जा सकते हैं तो एक ढाबा होगा पूरे शहर नहीं, और अगर चाइनीज खाना है तो सिर्फ चाउमीन खानी है और कुछ ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली। अब हमारे पास, अब लोगों को पैलेट एक्सपैंड कर गया है, तो रोज नए रेस्टोरेंट खुलते हैं। उसी तरह से आजकल रोज नए आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी आ गई है एंड फाइनली दैट टेक्नोलॉजी इज अफोर्डेबल। अभी भी बहुत महंगा है आईवीएफ, बट आज से 20 साल पहले जितना महंगा था उतना महंगा नहीं है। आईवीएफ टेक्नोलॉजी ही 50 साल पुरानी है। कितना महंगा है आईवीएफ? ऑन एवरेज कहीं नहीं तो आपका 1.5 लाख तो रुपए जाना ही है एक साइकिल में, कहीं नहीं तो आप, और ये सिर्फ कंसीव करने तक का खर्चा है, उसके बाद अलग खर्चा है, राइट? सिर्फ एम्ब्रियो बनाने तक का खर्चा है। जरूरी नहीं ये है इम्प्लांट कि का वो एम्ब्रियो खर्चा भी बन नहीं है गया कि वो आप में जम जाएगा। अच्छा, पहले आईवीएफ को भी पूरा डिस्कस करेंगे क्योंकि एम्ब्रियो ये सब टेक्निकल टर्म्स है, तो जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर द जनरल ऑडियंस, क्योंकि ये मेडिकल टर्म्स है, समझ में नहीं आएंगे ऑडियंसेस को। तो हम फर्टिलिटी के पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें। फर्स्ट लेट्स एड्रेस दैट एंड देन वील टॉक अबाउट आईवीएफ। ओके, सो फर्टिलिटी के लिए हमें क्या करना होता है? हमें मेनली 2 आइटम चाहिए होते हैं। हमको एक एग चाहिए होता है, हमको एक स्पर्म चाहिए होता है। एग जो है वो फीमेल, एग माने अंडा जो फीमेल से निकलता है, मेल माने स्पर्म माने शुक्राणु जो मेल से निकलता है। इनका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। एग निकलता है तो सिर्फ 24 घंटे के लिए जिंदा रहता है। अब उस 24 घंटे में आपका सेक्स भी होना चाहिए, उस 24 घंटे में एक हेल्दी स्पर्म भी होना चाहिए जो बाकी सारे स्पर्म को आउट कम्पीट करके उस एग को फर्टिलाइज भी कर दे, उससे मिल भी जाए। अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो 10 दिन के टाइम में ये एम्ब्रियो, और ये फर्टिलाइजेशन आपके यूट्रस के अंदर नहीं होता है, आपकी ट्यूब के अंदर होता है। तो यहाँ ओवरी है, ओवरी से एक एग निकला, यहाँ तक टहलते टहलते पहुंचा, यहाँ से स्पर्म आया, उसने वजाइना पार किया, उसने सर्विक्स पार करी, उसने यूट्रस पार किया, फिर वो ट्यूब में घुसा और यहाँ उसने एग ढूंढा और फिर यहाँ उसने उसको फर्टिलाइज किया। और ये एग जो है केमिकल्स रिलीज करता रहता है टू अट्रैक्ट द स्पर्म टू इट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचने का टाइम, जो ये यहाँ मेन कैविटी में पहुंचे, उसमें करीब 10 दिन का समय लगता है कि वो यहाँ आके जम जाए, इम्प्लांटेशन। सो जब ये एग और स्पर्म मिलते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो बड़ा हो के डिवाइड कर करके वो एक सिंगल सेल से बड़ा हो के एक बेबी बन जाता है, जो बाद में ऑब्वियसली डिलीवर होता है। सो दिस लिटिल फ्यूजन, ये जो होना है, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अक्सर क्या होता है कि या तो इसीलिए अपना साइकिल का टाइमिंग जानना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो उनको पता नहीं है सेक्स के लिए टाइमिंग क्या रखनी है। तो आप बताओ। तो आप सब कुछ बता के जाओ आज इस पॉडकास्ट पर। मैं चाहती हूँ कि ऐसा होलिस्टिक कॉन्वर्सेशन बने जिसके अलावा लोगों को कुछ और देखने सोचने की जरूरत नहीं पड़े। मैं ये नहीं चाहती कि वो ना करें, लेकिन एटलीस्ट एक बहुत तगड़ा फाउंडेशन बन जाए यहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर, बहुत बड़ा गैप है एंड हमें फर्टिलिटी एजुकेशन मिलती ही नहीं है। तो जिस सर्कमस्टांसेस में, एक्चुअली नेवर माइंड, आई विल एक्सप्लेन इट लाइक दिस। आपका ओव्यूलेशन जो होता है वो आपके पीरियड आने से 14 दिन पहले होता है। अगर आज मेरा पीरियड आया है तो आज से 14 दिन पहले मैंने ओव्यूलेट किया होगा, मेरा एग रिलीज हुआ होगा।
ये ऑब्वियसली आप हिस्टोरिकली बैक इन टाइम जाके तो नहीं कैलकुलेट कर सकते कि आज पीरियड आया होगा तो हमें 14 दिन पहले सेक्स करना हुआ होगा. सो इसलिए अपना साइकिल ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप साइकिल ट्रैक करते रहेंगे तो आपको रफली पता चल जाएगा कि भाई इस समय मेरा इतने दिन पे पीरियड आता है. तो अगर मेरा 28 तारीख को पीरियड आने वाला है तो मैं उससे कैलकुलेट कर लेती हूँ, उससे 14 दिन पहले 14 तारीख होगी, तो 14 तारीख को हमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना है इफ़ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट. तो साइकिल्स अपनी ट्रैक करिए, अपनी साइकिल समझिए एंड देन ट्राई टू टाइम योर साइकिल. उसके अलावा मार्केट में ओव्यूलेशन स्ट्रिप्स भी आती हैं, बट क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन करना है, सीधे सीधे अपना कैलकुलेट कर लो ना, साइकिल मार्क कर लो. अब आजकल क्या हो गया है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड आपकी बॉडी, आपके जो ये स्पर्म होते हैं, आपके जो एग्स होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स स्ट्रेस. आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, द साइकिल्स आर सपोज टू फ्लो इन, उस तरह से नहीं करेंगे. एंड हार्मोन बैलेंस करना बहुत ही बकवास बात होती है बाय द वे, क्योंकि आपके हार्मोन कभी बैलेंस में नहीं होते हैं. आपके हार्मोन हमेशा ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और इसी तरह से आपके हार्मोन्स काम करते हैं. इफ एनीबडी इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो आपके हार्मोन्स बैलेंस करेंगे तो उनको नहीं पता है वो क्या बात कर रहे हैं. सो आपके जो हार्मोन की नेचुरल चेंजेस होने चाहिए वो नहीं होते हैं, स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करते हैं वो. एंड इसकी वजह से या तो एग की ग्रोथ सही से नहीं होती है या एग का रिलीज सही से नहीं होता है. द सेम वे या तो स्पर्म की ग्रोथ सही से नहीं होती है, स्पर्म का रिलीज सही से नहीं होता है. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मेल फैक्टर भी होता है, फीमेल फैक्टर भी होता है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी भी होती है. एंड सबका अच्छा वेटेज होता है. लोग सोचते हैं फर्टिलिटी इज ओनली अ वुमन्स बिजनेस, बट एक्चुअली ओनली 40% ऑफ फर्टिलिटी इज वुमन, 40% इज मैन, एंड बचा हुआ 20% अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है. हमें पता ही नहीं क्यों हो रहा है, ये बस नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है पर नहीं हो रहा है. तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, कपल का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है. अभी आईवीएफ में क्या होता है कि फॉर वट एवर रीजन, अगर आपका एग या तो सही से रिलीज होके नहीं पहुंच पा रहा है, या आपका स्पर्म वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, या स्पर्म में कोई दिक्कत है, या एग में कोई दिक्कत है, आईवीएफ में हम क्या करते हैं कि ऐसे समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और ट्रैफिक जैम में से घुस के टाइम वेस्ट करके रास्ता निकालने की जगह आप बाईपास ले लीजिए. तो हम बाईपास कर लेते हैं आईवीएफ में. हम एग को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं और सीमेन तो देना इजी होता है थोड़ा, तो हम वहां से स्पर्म ले लेते हैं. डोनर बहुत लोगों ने देखी है तो पीपल नो व्हाट इट इज. यस. तो हम इस बाईपास में एग को हमने डायरेक्टली सर्जिकली बॉडी से बाहर निकाल लिया. हम हार्मोन्स देते हैं ताकि ढेर सारे एग डेवलप हुए. नॉर्मली एक एग रिलीज होता है, हम हार्मोन्स देते हैं ताकि मल्टीपल एग्स रिलीज हुए, ताकि एक प्रोसीजर में खाली एक अंडा ना मिले, हमें ढेर सारे एग्स मिले, ढेर सारे चांसेस मिले. एंड इन एग्स को हम स्पर्म से मिलने देते हैं बाहर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एक लैब में. और मैं एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ, मेरी पहली मास्टर्स एम्ब्रियोलॉजी में है, तो दिस इज द प्रोसीजर आई डू, मतलब इन माई डेली लाइफ. अब तो मैं गायनेकोलॉजी ट्रेनिंग में आ गई हूँ, बट हम इस एग को इस स्पर्म से मिलवाते हैं इन द लैब. और अगर ये स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, हम एग को चूज करने देते हैं कि कौन सा बेस्ट स्पर्म होएगा, हम अपने आप से नहीं करते हैं. अगर स्पर्म में इतनी इश्यूज हैं कि इतना कम अमाउंट है या स्पर्म इतने अनहेल्दी हैं, तो हम सर्जिकली भी कर सकते हैं कि हम एक बेस्ट लुकिंग स्पर्म चूज करें और उसको हम आर्टिफिशियली एग के अंदर डाल दें. और ये भी आप स्टडी कर सकते हो कि बेस्ट स्पर्म इनमें से कौन सा है. हाँ, कौन सा हेल्दीएस्ट लुकिंग है. वाह. तो इसको हम इक्सी बोलते हैं ये प्रोसीजर, एंड ये भी हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही करते हैं. तो ये दो तरीके हैं कि आपने फ्यूजन करा दिया. अब फ्यूजन करा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि एम्ब्रियो बनेगा. पहली चीज कि एम्ब्रियो बन रहा है कि नहीं, सेकंड चीज हेल्दी एम्ब्रियो बन रहा है कि नहीं, थर्ड चीज हेल्दी एम्ब्रियो बन के ग्रो कर रहा है कि नहीं. जब वो ग्रो करके करीब 5 दिन का हो जाता है, बिटवीन 3 to 5 days, बट बेस्ट प्रैक्टिस इज 5 days, 5 दिन का जब एम्ब्रियो बड़ा हो गया है तब हम इसको बॉडी में यहाँ वापस डाल देते हैं. एंड वो अगले 5 दिन अपना पैर जमाना शुरू करता है. 10 दिन तक प्रॉपर इम्प्लांटेशन हो जाती है. अब इम्प्लांटेशन का मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको प्लॉट अच्छा लग गया, आपने ज़मीन खरीद ली, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ मकान बनाएंगे. आप बहुत साल वो प्लॉट खड़ा छोड़ सकते हैं. इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद भी, पहले तो इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है. इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद भी ये नहीं है कि वो हेल्दी ग्रो करे. वो, और ये हर प्रेगनेंसी में होता है. दिस इज नॉट जस्ट इन आईवीएफ. आईवीएफ में हम इतना मॉनिटर करते हैं इसलिए हमें पता होता है फेलियर होता है, बट ऑलमोस्ट 30% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज एंड अप इन मिसकैरेजेस. हमें अक्सर पता ही नहीं चलता है मिसकैरेज हो गया है, बिकॉज नॉर्मल साइकिल में वो निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, लोग इतना मॉनिटर ही नहीं करते हैं. इस सब के बाद अगर ग्रोथ आ गई, दैट इज हाउ एन आईवीएफ प्रेगनेंसी हैपेंस. नाउ व्हेन इट कम्स टू द डिलीवरी, हम नेचुरल वर्सेस अननेचुरल की बात करते हैं, विच आई डोंट लाइक टू से नेचुरल, बिकॉज चाहे आप कैसे भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, बच्चा नेचुरली है, बच्चा कोई आर्टिफिशियल नहीं हो रहा है.
मैं बोलती हूँ हमेशा कि वजाइनल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेटिव डिलीवरी, और वजाइनल डिलीवरी में भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, कट लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। तो पहले तो वजाइनली आप बेबी निकाल सकते हैं। अब वजाइनल डिलीवरी में इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, हम वेस्ट से डेटा कंपेयर करते हैं, हमारे सिजेरियन ज़्यादा होते हैं, जबकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स भी अलग हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं? पहली चीज़, इन्फेक्शन का रेट बहुत हाई है, हम बेसिक प्रिकॉशंस नहीं फॉलो कर पाते हैं। हमारे पास ऑनेस्टली देश में इतना पैसा नहीं है कि लोग, किस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है आपको डिलीवरी के टाइम पर? डिलीवरी से पहले भी इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे में इन्फेक्शन फैल सकता है, वो बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा हो, उसके ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ रही हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से यू माइट नीड एन ऑपरेटिव डिलीवरी। सिजेरियन इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर, सिजेरियन इज़ एन इमरजेंसी प्रोसीजर। सिजेरियन को वो इज्जत नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए, लोग उसको ज़बरदस्ती बुरी चीज़ समझते हैं, जबकि मैं मानती हूँ कि हाँ बहुत सिजेरियंस ऐसे भी होते हैं, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइफ सेविंग प्रोसीजर। मैं अगर बच्चा करूँगी तो मैं तो सिजेरियन ही कराऊंगी। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बिकॉज मुझे पता है कि आई जस्ट एक्सप्लेन दिस पार्ट। हाँ। मुझे पता है कि प्रेगनेंसी कितना आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती है, और हमारे इंडिया में पेल्विक हेल्थ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और मुझे पता है, मैं देखती हूँ डे इन एंड डे आउट कि अनवांटेड डिलीवरी के टाइम पे भी, जब आपको सिजेरियन करना चाहिए फिर भी प्रेशर होता है डिलीवरी का, उसके बाद पेल्विक फ्लोर की क्या हालत होती है। इंडिया में कितनी औरतों को यूरिन होल्ड नहीं कर पाती हैं, उनकी यूरिन लीक करती रहती है क्योंकि ज़बरदस्ती डिलीवरी करने में उनका पेल्विक फ्लोर डैमेज हो जाता है। इंडिया में कितने ज़्यादा लोगों को इस बात की प्रॉब्लम होती है कि पूरी बॉडी ही ऑल्टर हो जाती है डिलीवरी के बाद, वो बस एक प्रेशर की वजह से। एंड आई डोंट मीन टू टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ अननेसेसरी सिजेरियंस भी होते हैं, मैं इस बात को रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ, बट कमिंग फ्रॉम द एंगल ऑफ साइंस मैं ये बता रही हूँ कि सिजेरियन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। मेरी मम्मी मेरे भाई को वजाइनली पैदा किया है, और मेरे टाइम पे मम्मी को सिजेरियन की ज़रूरत पड़ी थी बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी कि इट वॉज रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ ऑफ हर एंड फॉर द हेल्थ ऑफ मी। अब क्या इश्यूज हो सकते हैं इंडिया में और सिजेरियंस के होते हैं? पहली चीज़, हमारे पास इन्फेक्शन का रेट बहुत हाई होता है। दूसरी चीज़, इंडिया में, एंड यू मे डिसएग्री विद दिस बिकॉज बहुत सारे लोग जो ये देख रहे हैं वो इस बात को फेस नहीं करना चाहते हैं कि आज भी इंडिया में औरतों का न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता है। इन द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स, जब घर के सब लोग खाना खा लेते हैं तो बचा हुआ खाना मम्मियाँ खाती हैं, बचा हुआ खाना घर की लड़कियाँ खाती हैं। लड़कियों को दूध नहीं मिलता है, उतना ग्रोथ अच्छी होती ही नहीं है, लड़कों को एक्सरसाइज करना नहीं अलाउड होता है, तो आपकी बोन स्ट्रांग नहीं हो पाती, आपकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। एंड वेस्ट के डेटा से कंपेयर करिए तो इंडियन औरतों की हाइट कम होती है। हाइट कम होती है मतलब उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कम होता है, मतलब उनकी पेल्विस भी छोटी सी होती है। पेल्विस छोटी होएगी तो वहाँ बेबी फिट नहीं आता है सही से, इसको हम बोलते हैं सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। बेबी का हेड सेफेलो, मदर की पेल्विस पेल्विक, और डिस्प्रपोर्शन मतलब इसमें प्रोपोर्शन मैच नहीं कर रहा है, मतलब हेड बड़ा है पेल्विस के एरिया से, तो वो निकलना नेचुरली बाहर बहुत डिफिकल्ट मुश्किल है, हो जाता है। जिसको हम वैजिनल डिलीवरी कहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, एग्जैक्टली वो होनी बहुत डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली एंड ज़बरदस्ती हम करते हैं, उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर डैमेज हो जाता है, जो कि क्रॉनिक इशू है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मैं अगर वंस माई गायनेकोलॉजी इज ओवर, मैं तो पेल्विक फ्लोर थेरेपी में ही स्पेशलाइज करूंगी बिकॉज ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो यूरोगायनेकोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, पेल्विक फ्लोर के उसमें पोस्ट बर्थ जो भी वहाँ चेंजेस आते हैं, एंड एनीबडी हु हैज गिवन बर्थ विल नो कि उनका पेल्विक फ्लोर बदल जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी। मेरे लिए तो ये कॉन्वर्जेशन बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग है, क्योंकि अभी मेरा जस्ट 3 months पहले आई हैड अ डॉटर, और ये सब जो मैं सुन रही हूँ आपसे, थैंक यू, ये जो सब मैं आपसे सुन रही हूँ, दिस इज़ मेकिंग सो मच सेंस, एंड आई विश ये मैंने पहले सुना होता या पहले मुझे पता होता। बट थैंक गॉड कि आजकल डॉक्टर्स भी आपको कुछ ऐसी गाइडेंस देते हैं। यू हैव थेरेपिस्ट लाइक दिस जो आपको रिकवर और हील करने में मदद करते हैं। बट दिस नॉलेज रियली नीड्स टू गो आउट टू मासेस। जो लोग ये सुन रहे हैं आपको, आई होप कि कुछ लोगों के दिमाग में वो घंटी बजे कि ये भी चीज़ें हैं, सिर्फ प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, बच्चा पैदा करना, पीरियड्स, ये जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडीज़ में। तो हम बात कर रहे थे आईवीएफ की, तो आपने बात की वैजिनल डिलीवरीज वर्सेस ऑपरेटिव की, कब हमें ऑपरेटिव भी चूज़ करना चाहिए, और कई केसेस में समझदारी है वो चूज़ करना, आपकी हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। तो एक तो आपने मुझे आईवीएफ का कॉस्ट भी बताया कि 1.5 lakhs होता है सिर्फ, मिनिमम, कहीं नहीं गया इतना, तो ये तो लगेगा ही लगेगा। ये सिर्फ आपका एक्सट्रैक्शन का और एक्सट्रैक्शन और फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो वापस डालने में लग जाता है। और अब क्योंकि हार्मोन्स बहुत महंगे आते हैं जो हम यूज़ करते हैं। राइट, और जो आप हार्मोन्स डालते हैं, जो ज़्यादा एग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कई फ्रेंड्स हैं इनफैक्ट, जो आईवीएफ ऑप्ट कर रहे हैं। एक तो मैंने जो कॉन्वर्जेशन, जो मुझे लगता था कि आईवीएफ शायद एक ही बार हो सकता है,
लेकिन वो मुझे पता चला कि 5, 6, 7 बार भी आप कर सकते हो। क्या इतनी बार IVF करना सेफ है? जो लोग 5, 6, 7 साइकिल्स IVF की करते हैं बिकॉज दे आर डेस्परेट टू हैव अ चाइल्ड, बट नहीं हो रहा है कंसीव, इम्प्लांटेशन हो रहा है लेकिन वो बैठ नहीं रहा है वहाँ पे, तो क्या करें वो लोग? तो पहली चीज़, 3 IVF फेलियर के बाद तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे इम्यून कंडीशंस होते हैं जिसमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। सो हर स्टेप पे आपका इंटरवेंशंस अवेलेबल होते हैं। 3 फेलियर के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर क्यों हो रहा है। वी इन्वेस्टिगेट इट, बट दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। द थिंग इज कि जब हम भी IVF करते हैं, हम जितनी बार एग्स को स्टिमुलेट करते हैं, हम एक अंडा नहीं निकालते हैं। जितने एग्स ग्रो करते हैं हम सारे निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो आजकल जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि जब आपने एम्ब्रियो बना लिया तो सारे एम्ब्रियो हम अंदर नहीं डालते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस है सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक एम्ब्रियो आपने जाके डाल दिया, अब आपके पास 5 एम्ब्रियो बने हुए हैं। 4 एम्ब्रियो आप फ्रीज करके रख लीजिए। अगर ये इम्प्लांट नहीं हुआ देन यू प्रेप द पेशेंट अगेन। इसमें आपको बिना आप सारा प्रोसीजर कराए, बिकॉज इन प्रोसीजर्स का भी स्ट्रेस होता है बॉडी में, तो बिना एक्सट्रैक्शन कराए आप पुराना वाला एम्ब्रियो जो आपने फ्रीज करके रखा हुआ है आप वो इम्प्लांट करने की कोशिश करिए। सो देर आर मल्टीपल ट्रायल्स वी कैन गेट, बट ऑल ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन आप कितने एग्स हार्वेस्ट कर पाए हैं, पहली बात। इसीलिए ये फर्टिलिटी एजुकेशन इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज फर्टिलिटी आपकी एज के साथ डिक्लाइन करती है एंड औरतों की फर्टिलिटी बहुत स्ट्रांगली एज डिपेंडेंट होती है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा एग्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो IVF में, ऐसा बोला जाता है कि आप नंबर ऑफ एग्स आपके गिवन होते हैं जब आप पैदा होते हो, तो डिसाइड होता है कि इस वुमन को इतने एग्स हैं इसके अंदर अवेलेबल, और हर महीने एक आता है और एक सर्टेन एज पे आपका पीरियड साइकिल खत्म हो जाता है, राइट? तो अब जब मल्टीपल एग्स एक्सट्रैक्ट करते हो तो इसका मतलब कि आप उस बैंक में से खत्म कर रहे हो। लाइक आज अगर आप बॉर्न हुए हो 100 एग्स के साथ और आप हर महीने एक एक रिलीज करके एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स तक वो एग्स रिलीज कर रहे हो, तो जब आप एक ही साइकिल में 8 एग्स निकाल रहे हो जो IVF साइकिल है, तो क्या आपके 100 में से वो 8 माइनस होते हैं? हाउ द कैलकुलेशन वर्क्स? या फिर ये कुछ अलग एग्स हैं जो पैदा हो रहे हैं? व्हाट इज इट? सो हर साइकिल में एक एग ओव्यूलेट होता है, पर डेवलप मल्टीपल होते हैं। तो एवरी साइकिल, ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे मैं हमेशा ये समझाती हूँ कि औरतें जब पैदा होती हैं ना तो वो अपने बैंक में कुछ अमाउंट ऑफ पैसे के साथ पैदा होती हैं, और जिंदगी आपकी चलती जाती है, वो पैसे आप खर्च करते जाते हैं, और आपका ऐसे ऐसे अराउंड एज 40, 42, इंडिया में एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज 42 है। उस समय आपके एग्स काफ़ी कम हो जाते हैं, आपका पीरियड बंद हो जाता है, आपकी फर्टिलिटी खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है उस एट दिस पॉइंट। बट इसको इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ कि हर महीने आपका पैसा खर्च हो रहा है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हर महीने आप एक बड़ा एक्सपेंस कर रहे हैं। एवरी मंथ एक बड़ा आपका बल्क जा रहा है पेमेंट। चलिए रेंट जा रहा है हर महीने, बट आप रेंट देने के अलावा और भी तो खर्चे करते हैं। सब्जी भी तो खरीदते हैं, ऑटो का भी तो पैसा देते हैं, शैम्पू भी तो खरीदते हैं। तो छोटे 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 खर्चे और भी होते हैं। आपका धीरे धीरे बैंक कम हो ही रहा है। हम IVF में क्या करते हैं कि आपसे एक महीने में 8 बार रेंट दिलवा देंगे। सो एक महीने में हम आपके नॉर्मली इन अ नॉर्मल साइकिल आपके 10-12 अंडे डेवलप हो रहे होते हैं, जिसमें से एक अंडा सबसे बड़ा बन जाता है और वही रिलीज होता है। IVF में जो आपके छोटे छोटे अलावा भी जो आपके बेबी एग्स डेवलप हो रहे हैं मेन एग के अलावा, हम उनको भी इतना न्यूट्रिशन देते हैं कि वो सब बड़े हो जाएं और हम सबको हार्वेस्ट कर सकें। सो आइदर वे आपके 10-12 अंडे तो हर महीने वेस्ट हो ही रहे हैं, एक रिलीज हो रहा है। हम IVF में बस उसको कैपिटलाइज कर देते हैं कि अच्छा चलो इतने जा ही रहे हैं तो इन्हीं को हम यूटिलाइज तो मतलब IVF करने का ये मतलब नहीं है कि आपका पीरियड स्टॉप या ये क्या बोलते हैं मेनोपॉज जल्दी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इनफैक्ट हम एक नेचुरल साइड इफेक्ट को हम ऑप्टिमाइज करके अपने बेनिफिट के लिए यूज कर लेते हैं कि हम फर्टिलिटी के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट? अच्छा, इसमें जब एग रिलीज होता है और आप उसको कलेक्ट करते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो स्पर्म के साथ फ्रीज करे। लाइक रिसेंटली एक मेरी फ्रेंड ने IVF साइकिल ट्राई किया, उनके 6 एग्स रिट्रीव किए लेकिन 5 फ्यूज ही नहीं हुए, 5 एग्स बेकार हो गए और सिर्फ एक ही एम्ब्रियो बना। नाउ शी इज़ वरीड कि मैं एक एम्ब्रियो के साथ आगे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे अगर ये इम्प्लांट नहीं हुआ तो मुझे वापस एक साइकिल करना है IVF का, एक्सट्रैक्शन का। फिर से 5, 6, 7, 8 एग्स निकले और फिर से हम देखें, हम 2, 3, 4 चांसेस लेकर रखना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। जब भी वो प्लान करें, वो इस एज पे प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं। सो शी इज़ लाइक इवन इफ इट इज़ इन माई 40s आई शुड हैव सम अकाउंट, क्योंकि मेरा भी अब खत्म होता जा रहा है एग्स का ये बैंक, राइट? तो फिर ऐसा क्यों होता है? मतलब ये क्या स्पर्म हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपका एग एम्ब्रियो नहीं बना पा रहा है साथ में फ्यूज होकर, या ये एग की हेल्थ पर डिपेंड करता है? और ये एग और स्पर्म की हेल्थ किस पर डिपेंड करती है? एक तो आपने बोला कि स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, इसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं? आजकल स्पर्म जो है वो हेल्दी क्यों नहीं है? वाई मेन आर ऑल्सो बिकमिंग इनफर्टाइल इन अ वे?
सो यस, दोनों की एग हेल्थ पे दोनों की गोनाडल हेल्थ पे डिपेंड करता है। दोनों के गैमेट्स अच्छे होना ज़रूरी है, एग भी अच्छा होना ज़रूरी है, स्पर्म भी हेल्दी होना ज़रूरी है। एग के साथ एज तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। द ओल्डर यू आर, द लोअर नंबर ऑफ एग्स यू विल हैव एंड द लोअर क्वालिटी ऑफ एग्स यू विल हैव। तो दैट्स वाई मेरे अभी कोई प्रेगनेंसी के प्लान्स नहीं है। आई एम 32, मैंने 30 पे अपने एग्स फ्रीज कर लिए कि जब भी मैं अपना मास्टर्स खत्म करती हूँ, मेरा प्रेगनेंसी का प्लान बनता है, आई एम 36, तो मेरे पास 36 एज वाले एग्स नहीं होंगे, मेरे पास मेरे 30 एज वाले एग्स होंगे। सो देयर विल बी अ हायर चांस ऑफ कंसीविंग। द अदर थिंग इज कि what is very very important is your lifestyle on both egg health and sperm health. The thing is sperm health में थोड़ा सा हमको लीवे मिलता है, बिकॉज स्पर्म हर 3 महीने, हर 72 डेज पे ना ऑन एवरेज नया स्टॉक डिलीवर होता है। आपके पूरे स्पर्म पूरे समय तैयार नहीं रहते हैं, आपके स्पर्म के स्टेम सेल्स रहते हैं जो टाइम आने पे उनको करीब 72 दिन लगते हैं मैचुरेशन में, और वो मैच्योर होते हैं। तो हर 3 महीने पे नया स्टॉक आता है रफली ऐसा। तो मतलब ये वाला स्टॉक एक तरह से एक्सपायर हो गया है, हाँ, फ्रेश स्टॉक वो आ गया, निकल जाएगा बॉडी से, चाहे वो सेक्स के थ्रू निकले, मास्टरबेशन के थ्रू निकले, नाइटफॉल के थ्रू निकले, या बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाए, वो हट ही जाएगा। सो वही बेसिकली आपकी दूध की फैक्ट्री है, अगर मान लीजिए, तो आपके पास नया दूध आता रहेगा, खराब हो जाएगा तो आप फेंक देंगे उसको। तो फिर ये जो नो फैप की कॉन्वर्सेशन है, या फिर ये कॉन्वर्सेशन है कि मास्टरबेशन से आपकी स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाती है, ये तो मुझे वैलिड नहीं लग रही है आपकी आर्गुमेंट के बाद। इट्स मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल एंड मेंटल डिसीजन। उसका बायोलॉजी से लेना कुछ नहीं है। अगर आप आपकी नहीं क्वालिटी करना नहीं चाहते, खराब हो रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे आदमी, लड़के डिस्टर्ब्ड हैं कि हमने तो बहुत सारा मास्टरबेशन कर लिया यंग एज में, तो अब डिफिकल्टी हो रही है प्रेगनेंसी में, तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन आप कह रहे हो कि हर 3 महीने में चेंज ही हो जाता है, कंप्लीटली जिसने रीसेट भी हो नो जाता है। फैप किया है उसको ये पता है कि चाहे वो कितना नो फैप क्यों ना कर ले, नाइटफॉल होता है। बिकॉज द बॉडी विल, जैसे बोलते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ स्पर्म देयर इज अ वे, वो बाहर आएगा चाहे वो बॉडी में रीअब्जॉर्ब क्यों ना हो जाए, चाहे वो नाइटफॉल के थ्रू आ जाए। एंड मुझे स्ट्रेस इसीलिए होता है ये चीज़ें देख के, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने आप को फेलियर फील करने लगते हैं कि मैंने Exactly. इतना ध्यान रखा, फिर भी मैं ही बेकार हूँ, मैं ही खराब आदमी हूँ, मेरे से ही कंट्रोल नहीं हुआ। दिस इज बेसिक बायोलॉजी। ये वही होगा कि आपकी अगर आपको जुकाम है तो आपकी नाक बह के रहेगी, चाहे आप कितना ही सुड़क क्यों ना ले, कहीं ना कहीं बाहर आई जाएगी वो। करेक्ट। तो इट्स लाइक दैट। बट विद दैट सेड कि अगर मास्टरबेशन इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है, आपको मास्टरबेशन से इतना खराब फील होता है, आपका मोटिवेशन हिल जाता है, देन यू डोंट हैव टू डू इट। मतलब, और एजैकुलेशन चाहे सेक्स हो चाहे कुछ भी हो, दिस इज मोस्टली अ स्पिरिचुअल एंड पर्सनल डिसीजन, मेंटल हेल्थ डिसीजन, एज अपोज टू अ बायोलॉजी डिसीजन। तो एक तो ये बात हो गई। कमिंग बैक टू द IVF एंगल ऑफ थिंग्स, द एग हेल्थ एंड स्पर्म हेल्थ एंगल ऑफ थिंग्स, हमारी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सो प्राइमरी तो एज हो गया, स्पर्म हेल्थ पे भी एज का फ़र्क पड़ता है, बट उतना ड्रामेटिकली नहीं पड़ता है जितना एग हेल्थ पे पड़ता है। एंड हम 2 मेन फर्टिलिटी क्लिफ्स देखते हैं औरतों की उसमें, एंड ये एवरेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब में ऐसा होता है। एक पहली फॉल आती है अराउंड 32 ईयर्स ऑफ एज, ऑन एवरेज 32 के करीब थोड़ा सा डिक्लाइन आता है फर्टिलिटी में औरतों की, एंड दूसरा 37 के अराउंड एक और डिक्लाइन आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 37 के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। माय मदर हैड मी व्हेन शी वाज 40। सो बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं। बट इफ फर्टिलिटी इज अ डिसीजन फॉर यू, इफ यू वांट टू हैव चिल्ड्रन, तो आपको ये नंबर्स के बारे में अवेयर होना चाहिए कि आपकी एज बढ़ते बढ़ते आपका क्वालिटी और नंबर डिक्लाइन करेगा। The other thing that is really really impactful is your lifestyle, particularly smoking. अगर जिंदगी में एक डिसीजन लेना है अपनी हेल्थ के लिए और कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, तो सुट्टा छोड़ दो। मैं तो ये कहती हूँ, आदमी औरत, दिस इज वन थिंग दैट इज horrible for you in every single way, for your sexual health, for your fertility health. Alcohol also. अभी हमें नया डेटा आ रहा है एंड वी आर लर्निंग दैट एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर यू। पहले हम सोचते थे थोड़ा वाइन पीना हार्ट के लिए अच्छा होता है, ये सब बकवास बातें हैं। इन सब स्टडीज की जो हम ये पढ़ पाए कि वाई दीज आर बैड स्टडीज, वाई दीज आर नॉट गुड क्वालिटी स्टडीज, और अब हमें समझ में आ रहा है कि एनी अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज बैड फॉर यू। एंड आजकल ड्रिंकिंग स्मोकिंग का कल्चर तो, मतलब मैं तो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर मैंने देखा ही नहीं है कि 5 बच्चे खड़े होकर ना सिगरेट पी रहे हो, उसमें से 2 लड़कियां होंगे 3 लड़के होंगे। मतलब इट्स अ मिक्स थिंग नाउ। स्मोकिंग इज नॉट समथिंग दैट ओनली मेन डू, औरतें भी बहुत स्मोक करने लगी हैं, एंड इट इज रियली रियली इम्पैक्टफुल ऑन योर हेल्थ। अच्छा, एक तो आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स ठीक नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, पार्टी कल्चर इतना ज्यादा है, और जब आप ये करते हो तो नेचुरली आपका सोने उठने का रिदम नहीं है, बहुत कुछ आपकी बॉडी में सब गड़बड़ चल रहा है। उसके ऊपर से आप ये भी डिसाइड करते हो कि मैं लेट शादी करूंगा, लेट बच्चे पैदा करूंगा, तो नेचुरली इनफर्टिलिटी विल बिकम अ बिग इशू। एंड आई एम वेरी प्रो लेट मैरिज। आप आराम से करो,
डिसीजन लेके करो, समझ के करो कि आप केपेबल हो कि नहीं उसके, कि आप तैयार हो कि नहीं उसके। शादी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शादी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में। फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है बच्चा पैदा करने से पहले। अपने तो खर्चे समझ नहीं रहे, बच्चे का खर्चा और उठा लो। तो आई बिलीव इन टेक योर टाइम बट बी अवेयर। प्लानिंग आप इस हिसाब से करिए कि आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है बायोलॉजिकली। इफ़ यू डू वांट टू हैव अ चाइल्ड, मेक योर प्लान्स इन अ वे दैट अगर आप 32 पे शादी कर रहे हो तो 33 से ट्राई करना शुरू कर दो। तो जो लड़कियां ये पॉडकास्ट सुन रही हैं, द वुमेन हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्वर्जेशन, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक उनके सर पे खड़ी है। अनफॉर्चुनेटली मेन डोंट हैव दिस प्रॉब्लम. They can impregnate well in their 50s and 60s also, I think, and even later. Yes. Right? लेकिन women के साथ ये reality है. आप कितना भी feminism बोलो, आप कुछ भी बोलो, whatever. I am also one of those women. You're also sitting here. We are all career-oriented women, and you know हमें एक certain financial health secure करनी है ताकि हम आगे family बढ़ाएं. वो सब angles ठीक है, but ये awareness होना कि मेरे सर पे एक बंदूक है या एक clock है जो चलती जा रही है, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि बाद में आप बहुत लोगों का मैं देखती हूँ एक oops moment आ जाता है कि अब तो हो ही नहीं रहा है, अब तो हो ही नहीं सकता है. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू अ गायनेकोलॉजिस्ट इसी पॉडकास्ट पर, और उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक पेशेंट आई जो 34-35 ईयर्स ओल्ड थी, और सडनली उनका पीरियड नहीं आया 2 महीने या 3 महीने, समथिंग लाइक दैट. एंड शी थॉट कि शायद वो प्रेग्नेंट हो गई क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव थी. और जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट उनका पॉजिटिव नहीं आ रहा था और वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आए तो पता चला कि उनका मेनोपॉज आ गया है. अब वो कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती हैं. एंड उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि 34 ईयर्स ऑफ एज पे मैं मेनोपॉज हिट कर जाऊंगी. सो ये वाली प्रेमेच्योर ओवेरियन फेलियर ऐसा, मतलब दिस इज अ रेयर केस, बट हाँ ऐसा होता है. एंड दैट इज व्हाई आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ लर्निंग. आप समझ लो, फिर अपने सोच समझ के आप अपना डिसीजन प्लान कर सकते हैं, तो फिर ये ना हो ना रिग्रेट ना हो आगे. एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम इसको और प्रायोरिटाइज करें, बिकॉज हमको कोई ये बताता नहीं है. एंड अक्सर क्या होता है, द बिगेस्ट रीजन वाई प्रोसीजर्स इतने बढ़ रहे हैं इज बिकॉज हम ट्राई करते रहते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग अ डॉक्टर, विदाउट इन्वॉल्विंग अ स्पेशलिस्ट. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा जो डिक्टम हम जो फॉलो करते हैं, अगर आप 35 से कम के हैं और आप 1 साल से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन यू नीड टू सी योर डॉक्टर. अगर आप 35 से ऊपर के हैं और आप 6 महीने से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन यू नीड टू सी योर डॉक्टर. सो टाइमलाइंस बदल जाती हैं बिकॉज एज रियली इम्पैक्ट्स the ability to get pregnant and the ability to carry on that pregnancy. तो मतलब आपके एग हेल्थ पर लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट है, स्मोकिंग, अल्कोहल जो हमने डिस्कस किया उसका इम्पैक्ट है, एज का भी इम्पैक्ट है, स्ट्रेस का इम्पैक्ट है. तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन कर रहे हैं आपकी फर्टिलिटी को. तो इन मल्टीपल फैक्टर्स को रीसेट करना या इनकी कॉग्निजेंस होना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो आप किसके साथ खेल रहे हो आपको यही नहीं पता. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द होल स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्सुअल हेल्थ. आपने बहुत कुछ बातें की कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, कॉन्डम के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में, फर्टिलिटी के बारे में, IVF, बहुत कुछ आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया ना. टू रैप अप दिस कॉन्वर्जेशन, टॉप 3 टिप्स टू कीप योर सेक्सुअल हेल्थ इन चेक. Number 1, use condoms. बैक टू सर्कल 1. Number 2, HPV वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए. HPV वैक्सीन के बारे में मैं बहुत बात करती हूँ. यू कैन हेड टू माई प्रोफाइल एंड फाइंड आउट मोर इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस. एंड Number 3, फर्टिलिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. इसको समझ के अपने लाइफ प्लानिंग करें. दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर, जैसे हम फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हैं, हमको फर्टिलिटी लिटरेसी बहुत ज़रूरी है. जैसे हम SIP डालते हैं, वैसे हमको अपने फर्टिलिटी की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा, और सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर, सेक्सुअल हेल्थ को लेकर जो शेम है उससे कैसे डील करें? बात करें, ढेर सारी बातें करें, बातें करते जाएंगे, शेम कम होती जाएगी. डेफिनेटली. एक क्वेश्चन जो मैं एंड में अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, दैट इज देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. सो फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट, जो आप लाइफ में देख रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में, जो आप प्रोफेशनली देख रहे हो, आप जहाँ पे भी आप खड़े हो, एज के जिस मझधार में आप खड़े हो, वेरेवर, आप सक्सेस को कैसे देखते हो? क्या लगता है आपको सक्सेस की डेफिनेशन हो सकती है? सो एन आइडिया. सक्सेस की डेफिनेशन, फॉर मी सक्सेस इज बीइंग एट पीस विद वेयर आई एम विद माय गोल्स. अगर ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए हों, बट उनकी तरफ मेरी ग्रोथ कितनी हो रही है, क्या मैं एट पीस हूँ कि मैं किस लेवल से अपने गोल्स की तरफ काम कर पा रही हूँ, दैट्स वर्किंग फॉर मी. आई कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल. वंडरफुल. आई एम विशिंग यू टन्स ऑफ सक्सेस.
यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इन योर लाइफ. आप अभी दोबारा से मास्टर्स कर रहे हो, गायनेकोलॉजी में दोबारा पढ़ रहे हो, और पता नहीं क्या क्या करते रहते हो आप, यू नो, इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग योर सेल्फ. कितने सारे, आई कीप सीइंग योर कंटेंट. इट्स ऑल अबाउट हाउ मच एजुकेशन यू कीप गेटिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, सर्टिफिकेशंस, दिस एंड दैट एंड blah blah. I wish you all the success. Thank you for taking time, joining me for this conversation. And yahin pe hi, I'm re-inviting you in front of the camera for another conversation that will be even more candid. क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चीजें आ रही हैं that we can talk about, but I want to of course seek your consent before. Love it. See, we have to keep bringing back these, right? Like summary तो करना पड़ेगा episode का. Absolutely, I love that. So, thank you, Dr. Tanya. And in the end, if you have to summarize this episode very quickly in a minute, how would you do that? Okay, first, thank you so much for having me. मुझे बहुत मजा आया, and I always enjoy talking about this, but you've been such a lovely host. Thank you so much. Thank you. And इस कॉन्वर्सेशन को हर किसी को इसलिए सुनना चाहिए बिकॉज आपको अपनी बॉडी जानना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी सेक्सुअल हेल्थ से शर्म हटाना बहुत ज़रूरी है, और आपको अपनी फर्टिलिटी जानना अपनी लाइफ प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आगे थोड़ा कम रिग्रेट हुए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Thank you again. See you soon. Thank you for watching today's episode. I'm sure आपने इस कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ सीखा होगा. अपनी फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस, अपनी जस्ट जनरली जो आप बातें करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझ तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं एक एक कमेंट को खुद पर्सनली ज़रूर पढ़ती हूँ. और द जर्नी विद इन पॉडकास्ट की कोशिश जो भी हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस, आपकी हेल्थ को, आपकी लाइफ को जो इम्पैक्ट करती हैं, इन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए. एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड. नमस्ते.